नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाई शादी के बाद किस तरह की समस्या आती है, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ राइजिंग इन लव। आमतौर पे हमने सुना है कि भाई फॉलिंग इन लव, मैं उसके प्यार में पड़ गया या वो मेरी प्यार में पड़ी। ये जो पढ़ना और उठना क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइजिंग इन लव क्या होता है। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि बिकॉज उसको उसको सुनने को अच्छा लगता है, उसको देखने को अच्छा लगता है, उसको छूने को अच्छा लगता है, उसके साथ बातें करने को अच्छा लगता है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने को अच्छा लगता है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है, उसके बिना जो है कि उसको रात को नींद नहीं आती है। ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं द फॉलिंग इन लव। ये चीज़ें कहाँ से उत्पन्न होती है? बेसिकली कुछ हद तक जो हमारे जो सेंसरी प्लेजर जो है, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, हमारी आँखें देखने को अच्छा लगता है, हमारे कान सुनने को अच्छा लगता है, हमारी स्किन त्वचा भाई छूने को अच्छा लगता है। बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हमारे जो सेंसरी प्लेजर्स को जो प्रभावित करती है, और इसको लेकर जब हम लोग उस इंसान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या उस इंसान को हम लोग हमारा दिल दे बैठते हैं, इसको हम लोग कहते हैं द फॉलिंग इन लव। और फॉलिंग इन लव होने के बाद परिणाम क्या हो जाता है? आप शादी कर देते हो। लेकिन शादी होने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें जो आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ हद तक जो है उसके अंदर से एंजॉयमेंट थोड़ा 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 करके कम 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 होना शुरू हो जाता है। उसके कई सारे रीजंस हैं। रीज़न एक कि भाई शुरू में जो चीज़ें हमें उस औरत की या उस आदमी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, देन लेटर ऑन इट बिकम्स अ रूटीन। कोई नयापन देखने को नहीं मिलता है। जिस चीज़ की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ था या हुई थी, अभी वही चीज़ें अभी कुछ हद तक बोरिंग सी लगने लगती है। एक तो ये रीज़न हो जाता है कि हमारा उस आदमी की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारा परसेप्शन बदल जाता है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न देखो, जब पति और पत्नी अगर दोनों ही जैसे कि भाई शादी हो गई, हनीमून हो गया, 1 साल में जो है वो गर्भवती हो जाती है, और जो है कि भाई 1.5 साल में एक बच्चा भी हो जाता है। और जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जो है सारा का सारा ध्यान उस औरत का उस बच्चे में ही रहता है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि देखो, पत्नी को लिए हम लोग कहते हैं कि जो औरत है, औरत को हम लोग कहते हैं कि भाई क्षण काल की पत्नी और अनंत काल की माता। क्षण काल की पत्नी और अनंत काल की माता। जिस वक्त वो पत्नी अपने पति के साथ होती है, उस वक्त सिर्फ वो पत्नी है। लेकिन जब उसे बच्चा हो जाता है, उसके बाद सारी जिंदगी भर जो है उस बच्चे की माँ बन के रहेगी। और ये फैक्ट है, इसको आपको समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भाई जब से कि वो औरत पेट से हो जाती है, उसके बाद जो है कि भाई वो उसको बच्चा हो जाता है। बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चे के पीछे आप भी परेशान हो जाते हो, हस्बैंड भी परेशान होता है, वाइफ भी परेशान रहती है। परेशान मीन्स इट इज़ अगेन अ फेज ऑफ आवर लाइफ। हम लोग एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को कि भाई बच्चों को टट्टी साफ़ करना है, पेशाब साफ़ करना है, बच्चों का रोना जो है उसको बर्दाश्त करना है, सब कुछ। दे आर बेसिकली द ग्लैमर ऑफ द लाइफ। इसको हम लोग एंजॉय करते हैं, वो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जब ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में पति और पत्नी के रिलेशनशिप के अंदर कुछ हद तक जो है डिस्टेंस 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 क्रिएट होना शुरू हो जाता है।
और जब कई बार जो पति समझदार नहीं है और जो पति स्पिरिचुअल नहीं है, जो पति कुछ हद तक सेक्सुअली ज़्यादा पावरफुल है या सेक्स के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे पति जो है अपने पत्नी में इंटरेस्ट उनका कम होती जाएगा और एक समय ऐसा आएगा उन्हें लगता है कि भाई यार ये क्या है, अभी तुम बदल गई हो, या वो कहती है कि अभी तुम बदल गए हो। एक 4-5 साल की शादी के बाद ऐसी बातें हमेशा ही हमको सुनने को मिलती है कि भाई तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, अभी तुम बदल गए हो। तो आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो बच्चे में ही रहता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना है कि भाई फिजियोलॉजिकली भगवान ने जिस तरह से औरत को बनाया है उसको भी हमें समझना ज़रूरी है। जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप जानते ही है कि भाई उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं और प्रेगनेंसी की हालत में आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। जब औरत डिलीवर करती है बच्चे को, जब उसका बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे को जब तक वो दूध पिलाती है, आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चे को कम से कम 3 या ज़्यादा से 4 साल तक दूध पिलाना चाहिए। माँ अपनी छाती का दूध उसको पिलाती है। अगर आप जितना देर तक बच्चे को दूध पिलाओगे, अगर हो सकता है वो दूध कम पड़ता है कोई बात नहीं, उसको एडिशनल दूध दे दो बॉटल का, लेकिन माँ का दूध तो उसको ज़रूर देना है। जब तक आप माँ का दूध देते हो या जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक उस औरत को पीरियड्स नहीं आते हैं। और स्वाभाविक है जब उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती है, एंड इट इज़ अ फैक्ट। इस छोटी सी बात को हर आदमी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब औरत जो है बच्चे को दूध पिला रही है का मतलब है कि भाई वो कभी भी सेक्स के बारे में ना सोचेगी। अगर इस वक्त अगर उसका आदमी अगर उसे परेशान करता है तो वो बहुत दुखी हो जाएगी, उसको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न आदमी को भी अपने तरीके से उस औरत का साथ देना ज़रूरी है। लेकिन आदमी उसको दूसरे तरीके से सोचता है, ऐसा कैसे चलेगा, मेरा क्या होगा, तेरा तो सारा ध्यान बच्चे की तरफ ही होता है, तो मेरे ऊपर तो तूने बड़ा क्रॉस लगा दिया है। ऐसी बातें करके हम उस औरत को दुखी करते हैं कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जितने भी जो सेंसिबल आदमी जो होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसी अगर कोई बात अगर आती है तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें जो कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप हो जाते हैं कि भाई चलो शादी करी, अच्छा संबंध था, प्रेगनेंसी भी आ गई, बच्चा भी हो गया, बच्चा भी अभी बड़ा हो रहा है, लेकिन पति और पत्नी के बीच में जो डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है और कुछ हद तक जो है पति अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो उसका ध्यान किसी दूसरी औरत की तरफ जा सकता है। अगर उसका ध्यान किसी दूसरी औरत की तरफ अगर जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एक नई परेशानी जो है फैमिली के अंदर खड़ी होना शुरू हो जाती है कि भाई अभी जो है कि भाई आदमी जो है बदल गया है और वो जो है किसी दूसरे औरत के चक्कर में है। ऐसी सोच हम लोग पाल के औरतें जो है अपने आप को दुखी करना शुरू कर लेती है। तो आमतौर पे हम लोग इसको कहते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हमें किस अंदाज में लेना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि भाई जिसका किसी न किसी दूसरी औरत के ऊपर दिल नहीं आया हो, या ऐसी कोई औरत नहीं होगी कि जिसको कभी भी किसी भी वक्त किसी दूसरे आदमी के ऊपर दिल नहीं आया हो। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है, हम लोग कहते हैं कि देखो ये हमारा जो अभी का जो जीवन जो है वो सिर्फ अभी का जीवन नहीं है, पिछले कई सारे जन्म हमने लिए हैं और उसके बाद अभी इस जन्म में हम लोग इस औरत की पति बन के है।
लेकिन वो सारे के सारे संबंध हमारे जो पिछले जन्म के जो होते हैं वो कभी ना कभी आपके आंखों के सामने आते ज़रूर है। तो जब आप सड़क पे जा रहे हो और आपको एकदम से जो है आपको 10 साल पुराना मित्र जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ता था वो आपको दिखाई देता है। जब आप उस मित्र को देखते हो तो कहते हो, अरे तू यहाँ पे दिल्ली में कब आया, कैसे है वगैरह, अभी क्या कर रहा है तू, कैसे है, फैमिली कैसे है, माँ बाप कैसे है। उसके बाद इमीडिएटली हम लोग कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, उधर कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं, उसके साथ और थोड़ा सा वक्त बिताते हैं और उसके बाद जो है वो टाटा बाय बाय करके वो अपनी जगह चला जाता है, वो अपनी जगह चला जाता है। जिस तरह से आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसे किसी इंसान को देखकर कि जो किसी वक्त आपके साथ बहुत नज़दीक था, किसी वक्त आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया था, और ऐसा इंसान जब आपकी आंखों के सामने आ जाता है तो एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय यू गेट इट ऑन योर फेस। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। हमारे जितने भी ऐसे पुराने जन्मों के जो बंधन होते हैं या रिलेशंस होते हैं, इस जन्म में कभी ना कभी हमारे आंखों के सामने आते ज़रूर है। अगर वो हमारे आंखों के सामने आते हैं और वो कुछ समय के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं और उसके बाद वो अपने रास्ते चले जाते हैं, तो पति पत्नी के बीच में अगर ऐसा कोई तीसरा अगर इंसान आता है, पति पत्नी और वो, अगर ऐसा कोई तीसरा आदमी आता है, इंसान आता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ये सोचना चाहिए कि दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी फेज़, ये बहुत टेम्पररी फेज़ है और ये टेम्पररी फेज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि भाई आपके जो आस पड़ोस वाले, आपके जो सो कॉल्ड रिलेटिव्स और सो कॉल्ड कि भाई आपके पीछे आपकी बुराई करने वाले इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और आपको किसी तरह से उस चीज़ों को भाई नमक मिर्च लगा के इस अंदाज में पेश करते हैं ताकि आप परेशान हो जाते हैं, और जब आप परेशान हो जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। दैट्स अ ह्यूमन नेचर। लेकिन अगर ऐसी कोई बात अगर पत्नी को समझ में आती है कि भाई मेरे पति का कहीं पे चक्कर है या किसी औरत के साथ उसका कोई रिश्ता मैंने ऐसे सुना है, तो उस पर्टिकुलर केस में कभी भी किसी भी वक्त इसके ऊपर ओपन डायलॉग ओपन नहीं करो, डायलॉग ओपन नहीं करो। उसी वक्त पति के साथ झगड़ा करना नहीं, नो। हमें शांति से उस बात को सुनना है, समझना है और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि भाई इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँगी या करूँगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो कि भाई ये समस्या का रूट कॉज क्या है। समस्या का रूट कॉज अगर है कि भाई पत्नी आदमी को, अपने पति को अवॉइड करती है, किसी भी तरह से शरीर संबंध उसके साथ दूर दूर तक नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में पति जो है, स्वाभाविक है अगर उसके नज़दीक अगर कोई दूसरी औरत आती है तो उसका पिघलना स्वाभाविक। इसको हम लोग कहते हैं कि जब मोम या जो मक्खन जो है जब आँख की तरफ जाता है तो पिघलना शुरू हो जाता है। इट इज गोज एज सिंपल एज दैट। तो हमें उसको रूट कॉज देखना है। अगर रूट कॉज अगर हमें पता चल जाता है कि बिकॉज समहाउ कि भाई मैं मेरे पति की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, समहाउ मैं उसके साथ वक्त नहीं बिता रही हूँ, समहाउ जो इंटीमेसी जो वो एक्सपेक्ट करता है वो अगर मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि भाई आगे जाके मुझे क्या करना है। और वो तमाम चीज़ें अभी तक जो पत्नी को नहीं मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, उसको आप देना शुरू करो। तो उस पर्टिकुलर केस में जो बुनियादी तौर पे जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में जो आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि भाई अगर कोई भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है, इट्स अ वेरी टेम्पररी फेज, और वो टेम्पररी होने की वजह से
जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है मेरा आदमी मेरा अपना है, वो मेरा परिवार है, बच्चे उसके अपने हैं, ये घर उसका है, वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। ऐसी सोच हम लोग अपने आप को हमेशा कहते हैं। और एक चीज़ हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाई पत्नी जो गलती करती है तो आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, वो ये कि दैट स्टार्ट बिहेविंग लाइक हिज गर्लफ्रेंड, स्टार्ट बिहेविंग लाइक हिज गर्लफ्रेंड। याद करो, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो कैसे बिहेव करते थे भाई? जब गर्लफ्रेंड जो है गलती करती थी और बॉयफ्रेंड जो है उसको मना देता था या उसको माफ़ी मांगता था। जब किसी तरह से कि अगर जो छोटी 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 इच्छाएं जो गर्लफ्रेंड की होती थी, बॉयफ्रेंड इमीडिएटली उसको पूरा करता था। अगर बाई चांस अगर गर्लफ्रेंड का अगर आप बर्थडे भूल जाते हो तो कितना बड़ा झगड़ा हो जाता था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में। ये जो तमाम जो ग्लैमर होता है हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो ग्लैमर होता है, उस ग्लैमर को वापस लाइफ में ले आओ। एज सिंपल एज दैट। जो चीज़ें पति को अच्छी लगती है उसको दोहराना शुरू करो, उसको करना शुरू करो। बताओ नहीं आप क्यों कर रहे हो, आपके अंदर ये बदलाव क्यों है, बताओ नहीं उसको। बहाने ढूंढो उसके साथ अकेले रहने की, बहाने ढूंढो उसकी इच्छाएं पूरी करने की। हर वक्त हम उसके साथ रहते हैं, हम उसके लिए उसको बताए बिना मूवी की टिकट खरीद के ले आते हैं, हम उसको बताए बिना कि भाई किसी परिवार के सदस्य के पास जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, किसी तरह से पुराने साथियों के साथ दोस्तों के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई नई चीज़ बना लेते हैं, नई चीज़ खरीद के ले आते हैं खाने पीने की और पति को खुश करते हैं। That moment you start acting like a girlfriend of that particular man, definitely he will come back to you. अगर आप ऐसा नहीं करते हो लेकिन आप इसके ऊपर अगर डायलॉग ओपन करते हो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, घर में आते ही पति को जो है दो बातें सुनाते हो, उसका मोबाइल चेक करते हो, उसके ऊपर शक करना शुरू कर लेते हो, हर बारे में छोटी छोटी बातों पे उसको ताने देते हो, अगर ऐसा करोगे तो आपका जो है रिश्ता टूटेगा ज़रूर। तो इसलिए कि अगर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अगर कॉन्सेप्ट अगर हमारे अगर परिवार में आता है तो उसको जो है हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही टैक्टफुली जो है उसको हैंडल करना है। देखो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर फिजिकल रिलेशंस जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। भले पत्नी चाहे या ना चाहे, पति चाहे या ना चाहे, लेकिन ये जो फिजिकल रिलेशन जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके दो फायदे हैं। एक, ऑफ कोर्स आपका पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा, लेकिन जो भी पति पत्नी जो है फिजिकली हमेशा ही अपने साथ रहते हैं एटलीस्ट वंस इन अ वीक, तो उस पर्टिकुलर केस में दे मेंटेन अ वेरी गुड हेल्थ, दे मेंटेन अ वेरी गुड हेल्थ। जहाँ तक पॉसिबल जब पति और पत्नी जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग कहते हैं देयर इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन एक्सचेंज। हार्मोन एक्सचेंज, ये जो हार्मोन एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट जो है उसको लेकर जो है कि भाई कुछ जो पॉजिटिव एनर्जीज जो पति के अंदर है जो पत्नी में जाती है, जो पत्नी के अंदर है जो पति में आ जाती है, और वैसे जो भी कुछ नेगेटिविटी जो पति के अंदर है वो पत्नी में जाते हैं, जो पत्नी के अंदर है वो जो पति में जाती है। और इस तरह का जो एक्सचेंज जब बनते हैं तो वो अगेन कि भाई दो शरीर और एक जान वो दोनों बन जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कभी भी किसी भी तरह से जो है फिजिकल रिलेशन को हमें नकारना नहीं चाहिए, उसको लेस इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अभी तो यार 2 बच्चे हो गए, अभी आप क्या चाहते हो, नहीं, नॉट लाइक दैट। और जब तक वो ग्लैमर है लाइफ का उसको हमें एंजॉय करते रहना है, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। वापस आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ना, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ राइजिंग इन लव। राइजिंग इन लव, हम लोग कहते हैं कि देखो, प्यार में पड़ना यानी कि फॉलिंग इन लव शादी के 5 साल 10 साल
हम लोग कहते हैं कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल लाइफ टू अटेन अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल लाइफ टू अटेन अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। लेकिन शादी होने के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ बिकम्स टुगेदर। नाउ द both of them together they move towards a spiritual growth। जहाँ तक पॉसिबल है, जो भी आपके जीवन में जो ध्येय है, लक्ष्य है, आदमी के और औरत के अलग अलग नहीं होते हैं। अगर आदमी का कोई ध्येय है तो औरत उसमें साथ देगी, या औरत का कोई ध्येय है तो आदमी उसको साथ देगा। एज सिंपल एज दैट वन। तो कुछ हद तक जो है पति और पत्नी दोनों मिलके उस स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू कर लेते हैं, उस स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बिकॉज जो 5 साल 10 साल के बीच का जो पीरियड होता है शादी के बाद, वो ऐसा एक क्रूशियल बन जाता है कि जहाँ पे आदमी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भूल जाता है, औरत भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भूल जाती है, और कुछ हद तक उनके अंदर जो मनमुटाव हो जाता है और रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है। और यहाँ तक कि भाई आदमी कहता है कि भाई तू अपने घर वापस चली जा, मैं डाइवोर्स पेपर तेरे घर भेज दूंगा। यहाँ तक बात आ जाती है। एंड इट कैन बी वाइस वर्सा, तुम मुझे क्या डाइवोर्स दोगे, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देती हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। और ये जो एक बार जो ये मुंह से बात निकली, फिर ये बार बार निकलती है, रोज़ निकलती है, और उसके बाद जो है उसको रियलिटी में बदलने का समय आ जाता है। वो कहते हैं कि भाई नहीं, वो अपने माँ बाप से जाके डिस्कस करते हैं कि भाई इट इज़ टू मच, मैं मेरे बच्चे को साथ लेकर यहाँ आ जाएगी, ये मेरे बच्चे हैं, मैं मेरे पति को नहीं दूंगी, एंड वाइस वर्सा, टू मच कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे जो ऊपर बैठा भगवान देखता है और ये सोचता है, यार ये क्या हो रहा है। जिस लक्ष्मी नारायण को मैंने इकट्ठा किया था, जिनको मैंने चतुर्भुज बनाया था, जिनको मैंने अर्धनारीश्वर बनाया था, ये इस तरह से आपस में लड़के अलग हो रहे हैं। तो उस केस में जो है कि भाई परमात्मा कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचता ज़रूर है। और मैं आपको कहता हूँ कि भाई हर एक के लाइफ में जब ऐसा पड़ाव आता है कि भाई बस रिश्ता टूटने वाला है, ऐसा पड़ाव आता है, ऐसा लगता है कि बस अभी रिश्ता टूटने वाला है, उस वक्त आपके घर में ऐसी कोई ना कोई घटना घटेगी कि जिसको लेकर वो रिश्ता वापस ठीक हो जाता है। हो सकता है कि भाई बिल्कुल भाई हम डाइवोर्स देने वाले थे, तो पति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको प्लास्टर लग जाता है, प्लास्टर लगने के बाद पत्नी उसकी सेवा करना शुरू कर लेती है, उसका हाथ अपने कंधों पे रख के उसको वॉशरूम लेके जाती है, वापस लेके आती है, उसके खुद कपड़े बदलती है, उसको स्पंज करती है। ये जो 1-2 महीने का जो फेज जिसके अंदर जो पत्नी उस पति की बहुत सेवा करती है, इट कैन बी अदर वे ऑल्सो। पत्नी सीढ़ियों से गिर जाती है, उसके पैरों में चोट आ जाती है, उसकी हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर लग जाता है, पति उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करता है। ऐसा कोई ना कोई हादसा आपके लाइफ में होता है कि जिसको लेकर पति पत्नी के अंदर वापस वो रिलेशनशिप सीमेंट होना शुरू हो जाता है, यानी कि वापस जुड़ना शुरू हो जाती है। और वो जो 2-3 महीने का जो फेज होता है कि जिसके अंदर आपको शरीर को यातना मिली, लेकिन भगवान नहीं चाहता है कि भाई आपका रिश्ता टूटे। एंड वंस अगेन वी फॉल इन लव विथ ईच अदर। वंस अगेन पति और पत्नी जो है एक दूसरे से फिर से दोबारा प्यार करना शुरू कर लेते हैं। और जो सेकेंड टाइम जब वो प्यार करना शुरू कर लेते हैं, इस फेज को हम लोग कहते हैं द राइजिंग इन लव। क्यों? क्योंकि अभी दोबारा वो कभी भी अलग नहीं होंगे। अभी तक उन्होंने जितनी भी गलतियां करी थी, जितने भी मनमुटाव डेवलप किया था, जितने भी बैड वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, इसके बाद वो नहीं करेंगे।
और ऐसी कोई ना कोई घटना ऐसे परिवार में पति पत्नी में होती ज़रूर है। या तो कभी बच्चा बहुत बीमार हो जाता है, पति पत्नी दोनों ही उस बच्चे की सेवा करते हैं, या किसी तरह से बच्चा कहीं खो जाता है, दोनों परेशान होकर उसको ढूंढते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। तो ऐसा जो भी कोई आपके लाइफ में इस तरह की जब कोई घटना घटती है, उसका मतलब ये होता है कि भगवान आपके रिश्ते को टूटने नहीं देता है। तो सही वक्त पे आपको संभलना है और वापस उस टूटते हुए रिश्ते को दोबारा से जुड़ना है। और जब दोबारा व्हेन यू फॉल इन लव विथ ईच अदर वंस अगेन, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड फेज को द राइजिंग इन लव। इसीलिए हर जिंदगी, हर लाइफ के अंदर, हर मैरिड लाइफ के अंदर ये फॉलिंग इन लव तो है ही है, बट एट द सेम टाइम राइजिंग इन लव का कॉन्सेप्ट भी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दैट वेन एवर यू ट्राई टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ टुगेदर, यू आर वंस अगेन स्टार्टिंग द राइजिंग इन लव। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं वंस यू राइज इन लव, अब जब दूसरी बार जब एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप अपने ध्येय की तरफ जो है बढ़ना शुरू करोगे और अच्छी तरह से जो है आपका आगे का जीवन चल सकता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूरी है ये देखना कि देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मंदिर में जाते हो, आप मंदिर में जाते हो और भाई आपने उधर फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, जो भी है कि भाई सब कुछ करने के बाद पंडित जी जो है आपके हाथ में प्रसाद रखता है, आपके हाथ में प्रसाद रखता है। और जब प्रसाद को जब आप देखते हो तो उसको मत्थे लगाते हो और उसको खा लेते हो। लेकिन अगर आप प्रसाद की तरफ देखेंगे तो भाई किसी को वो लड्डू दे रहे हैं, तो आपको जो है सिर्फ 2-3 कि भाई मुरमुरी दे रहा है, या 2 बूंदी पकड़ा रहा है, या आधी जो बतासा पकड़ा रहा है। लेकिन हम उसको ये नहीं पूछते कि यार तुमने उसको लड्डू दिया तो मुझे जो है कि भाई ये बतासा क्यों दे रहे हो, हम लोग उसको नहीं पूछते हैं। जो भगवान का प्रसाद जो हमें मिलता है उससे हम लोग नतमस्तक होकर जो है खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। हम लोग सब लोग जो है कर्म योगी है, हम सब लोग जो है कर्म योगी है। कर्म योगी का मतलब है वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। हम लोग सारे के सारे जो कर्म करते हैं वो एक तरह की पूजा है। और हमें जो 2 वक्त की रोटी जो खाने को मिलती है हमारे घर में, वो हमारा प्रसाद है जो भगवान की तरफ से हमें मिलता है। कर्म हमारे कैसे भी हो, हमें जो है प्रसाद के रूप में वो खाना मिलता है। लेकिन समझ लो इस बात को, जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो और आपके सामने जो है कि भाई सारा खाना परोसा जाता है, खाना किसने बनाया? आपकी पत्नी ने बनाया। और जब वो बना रही थी कब उसका हाथ कटता है, कभी उसका हाथ जलता है, कभी उसको पसीना पसीना आ जाता है गर्मी में। इतना परेशान करके जब वो खाना बना के जब आपके सामने जब परोसती है तो आप क्या करते हो? आप उस खाने में नुक्स निकालते हो। ये सब्जी बनाई है, ये कैसी रोटी बनाई है, तुझे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? या आज भी दाल पानी की तरह पतली दाल। अगर आप प्रसाद के अंदर, बिकॉज जो आपके सामने जो खाना परोसा गया है वो अन्नपूर्णा देवी ने बनाया है। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी ने जो खाना बनाया है और आपको प्रसाद के रूप में उसने परोसा है, अगर आप उसके अंदर अगर नुक्स निकालते हो तो उस पर्टिकुलर केस में भगवान तो नाराज़ होगा ही होगा और उस पाप की जो है आपको सज़ा भी मिलेगी। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर आपको अच्छा परिवार, अच्छी सेहत, अच्छा जीवन अगर जीना है
तो सिंपल सा फॉर्मूला अपने दिमाग में यहाँ पे बिल्कुल डाल के रखो, जो आपको औरत बना के देती है उसको चुप करके खा लो। एक में भी 1% भी उसमें नुक्स नहीं निकालना है। जिस वक्त आप नुक्स निकालोगे आप भगवान को निरादर करते हो, भगवान को नाराज करते हो, और उसका जो है आपको पाप लगेगा, और उस पाप के जो है आपको कुछ ना कुछ सज़ा जरूर मिलेगी। तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर वाकई में अगर हमें हमारे पति पत्नी का, अगर परिवार को अगर अच्छी तरह से फलना है, बड़ा करना है, और उस परिवार के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर नहीं चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप विचार करो और उसको समझने की कोशिश करो। और अल्टीमेटली जो है आपका अपना एक्सपीरियंस है कि भाई हमें क्या करना है। आपको बताने वाले कई सारे होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात सुनते हो, क्यों सुनते हो, कैसे सुनते हो। लेकिन अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखो, अगर आप पति है तो हमेशा ही आपको सबसे ज़्यादा पत्नी का साथ देना है। अगर आप पत्नी है तो अच्छी तरह से ध्यान रखो कि आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है आपको अपने पति को ही करना है। अच्छी तरह से इस बात को समझ लो, तब जाके जो है आपका परिवार एक सुखी परिवार हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।